नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। हस्तिनापुर के ऊपर काले काले बादल छाए हुए थे। धृतराष्ट्र सभा में बैठे किसी अमंगल की आशंका से त्रस्त थे। दरबारियों को भी यह बात चिंता में डाल रही थी कि बागो बहार, राजपथ सब नदी नाले में तब्दील हो गए थे। लेकिन बाकी दरबारियों के मुकाबले संजय के चेहरे पर आश्वस्ति का भाव था। धृतराष्ट्र ने बेचैन स्वर में पूछा, संजय, ये मानसून इतना लंबा क्यों खिंच रहा है? मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। संजय आज थोड़ा स्थिर भाव में थे। उन्होंने कहा, आप नाहक ही परेशान हो रहे हैं महाराज। चहुओर मंगल है, काली घटाएं हैं, आज हैं कल चली जाएंगी। धृतराष्ट्र को थोड़ा चैन मिला। तब उन्हें डंकापति की तलब लगे हाथ वो पूछ बैठे, इस आंधी पानी के मौसम में डंकापति का कोई समाचार है? संजय मानो इसी सवाल के इंतजार में थे। तुरंत ही उन्होंने धृतराष्ट्र को ताज़ा सूरत हाल से अपडेट किया। महाराज, डंकापति ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए दिन रात एक कर दिया है। आलम यह है कि एक एक रियाया का हालचाल खुद ही ले रहे हैं। एक भी जनता अगर डंकापति के राडार से 2-4 दिन के लिए ओझल हुई तो तुरंत ही अपने हरकारे उनके घर हालचाल लेने के लिए भेज देते हैं। नून तेल लकड़ी उनके घर पहुंचाकर ही दम लेते हैं। धृतराष्ट्र मन ही मन खुश हो रहे थे कि डंकापति तो बड़े प्रजा प्रेमी निकले, लेकिन उन्हें थोड़ा खुलासे की चाह थी, सो बोल पड़े, थोड़ा खुलकर बताओ। इसके बाद संजय ने कमर का फेंटा मजबूती से बांधा और कहा, सुनिए महाराज, थोड़ी लंबी कहानी है, लेकिन प्रजावत्सल डंकापति की यह कहानी आपको जाननी चाहिए। एक खबरिया वेबसाइट है न्यूज़ लॉन्ड्री, वहाँ पर एक कार्यक्रम आता है टिप्पणी। डंकापति बड़े चाव से उसे हर हफ्ते देखते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते किन्हीं कारणोंवश टिप्पणी नहीं आई। डंकापति को बड़ी चिंता हुई। न्यूज़ लॉन्ड्री का हालचाल जानने के लिए उन्होंने अपने हरकारों की एक पूरी कुमुक उनके दफ्तर भेज दी। डंकापति का निर्देश एकदम साफ था कि उन्हें न्यूज़ लॉन्ड्री का पूरा सर्वे करके बताया जाए कि क्या दिक्कत हुई, टिप्पणी इस हफ्ते क्यों नहीं आई। डंकापति के आदेश का पालन करने आए हरकारों ने अपना नाम आयकर विभाग बताया। इनकम टैक्स विभाग ने आज साउथ दिल्ली में न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक के पोर्टल के दफ्तर में सर्वे किया। ऐसा ये शब्द वो बता रहे हैं कि सर्वे उन्होंने किया है। डंकापति के हरकारों ने पूरे दिन न्यूज़ लॉन्ड्री की आवभगत में व्यतीत किया। वहाँ उन्होंने टिप्पणी प्रकाशित न होने की वजह जानी। उनके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आदि में घुस कर उसका परीक्षण किया। रात में 1 बजे सारी जानकारी से लैस होकर वो वापस लौट गए। जाते जाते उन्होंने यह भी कहा कि टिप्पणी को स्थगित मत किया कीजिए, वरना हमें फिर से सर्वे के लिए आना पड़ेगा। इस मौके पर धृतराष्ट्र ने संजय को टोक दिया, डंकापति को इतनी मोहब्बत न्यूज़ लॉन्ड्री वालों से ही क्यों है? संजय ने कहा, अब ये तो डंकापति ही जाने महाराज। न्यूज़ लॉन्ड्री वाले कहते हैं कि 2 महीना पहले भी डंकापति ने अपने हरकारों को उनका हालचाल लेने के लिए भेजा था। तब भी उन्हें किसी बात को लेकर चिंता हो गई थी। धृतराष्ट्र को पूरी तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा, राजा का धर्म तो राजधर्म होता है। वह तो सबको एक ही आंख से देखता है, दूसरी आंख बंद रखता है। मेरी तो खैर बात ही छोड़ दो, मेरी तो दोनों ही आंखें बंद हैं। पर तुम जरा देखो कि आर्यावर्त में चल क्या रहा है। संजय ने हुक्म का पालन करते हुए तार बेतार से संपर्क साधा। थोड़ी देर बाद लौटे और फिर से आगे का सूरत हाल बताना शुरू किया। आपकी एक आंखों वाली बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है महाराज। डंकापति इन दिनों सिर्फ एक आंख से देखते हैं और एक आंख बंद किए रहते हैं। जिस आंख से देखते हैं उस तरफ न्यूज़ लॉन्ड्री, एनडीटीवी, द क्विंट, न्यूज़ क्लिक, भारत समाचार जैसे संस्थान हैं, और जो आंख बंद किए रहते हैं उस ओर जी न्यूज़, आज तक समेत बड़ी संख्या में दरबारी मीडिया वाले हैं। डंकापति की इस अदा से तमाम दरबारी घोघा वसंत मीडिया में निराशा का भाव भी रहता है कि वो हर दिन हिंदू मुसलमान प्रोपेगेंडा, आग लगाओ प्रचार करते रहते हैं, लेकिन डंकापति उनकी तरफ से आंख बंद किए रहते हैं। ताल ठोक के कह रहे हैं, घर में भी तालिबान। और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। भारत की पहचान ही हिंदू संस्कृति है, हाँ या ना में आप अपना जवाब दे सकते हैं। एक आप पर आरोप लग रहा है, आपने कल अल्लाहू अकबर का नारा लगवा दिया, लेकिन हर हर महादेव बुलवा नहीं पाए। अगर हलवा मुसलमानों का है तो पूरी क्या हिंदू है? धृतराष्ट्र को यह बात अब समझ आ गई थी, लिहाजा वो कुछ और मसाले की तलाश में इधर उधर झांकने लगे।
संजय भी माहौल को देखकर चुप हो गए। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, डंकापति के शागिर्द योगीराज की कोई खोज खबर है? संजय ने कहा, उनके राज में तो मानो रामराज ही उतर आया है। एक ताज़ा वाकया सुनिए महाराज। योगीराज ने पहले से कहीं सावधान खतरनाक का एक बोर्ड लगा रखा था। उस पर लिखा था, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र, पुलिया निर्माण कार्य प्रगति पर है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस वह बोर्ड नहीं देख पाया और घुस गया निर्माणाधीन पुलिया में। इस तरह से हो गई दुर्घटना। दरअसल योगीराज ने कहा था कि पुलिया अभी बन रही है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश का विकास पूरा कर दिया। इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल से एक बनी बनाई पुलिया को आयात करके उसे उत्तर प्रदेश के विकास के मॉडल में फिट कर दिया। बाद में इंडियन एक्सप्रेस ने सफाई भी दी, लेकिन तब तक उस आयातित पुलिया पर दुर्घटना घट चुकी थी। आन का आटा, आन का घी, भोग लगावें बाबा जी। इसी तरह से आन की पुलिया, आन की फैक्ट्री और भोग लगावें बाबा जी। यह सुनकर धृतराष्ट्र को क्रोध आने लगा। उन्होंने कहा, करोड़ों रुपया फूंकने के बाद भी योगीराज के पास दिखाने के लिए अपनी एक पुलिया तक नहीं है। यह कैसा रामराज है? संजय ने बात को थामते हुए कहा, यह हवा महल है महाराज। यह न जमीन पर है न आसमान में है। यह दोनों लोकों के बीच में उड़ रहा है, कभी ऑक्सीजन के बिना तो कभी अस्पताल के बिना। यह सिर्फ उड़ रहा है। जमीन पर उतरना, हकीकत से रूबरू होना अभी बाकी है। धृतराष्ट्र की पेशानी पर बल पड़ गए। उन्होंने उखड़ते हुए कहा, बस करो संजय, जम्बूद्वीप से हस्तिनापुर तक यही सब चल रहा है। यह कहकर धृतराष्ट्र उठ खड़े हुए और अंतःपुर की तरफ बढ़ गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। इस बार के संवाद में दो बातों का जिक्र हुआ। पहला, इंडियन एक्सप्रेस में उत्तर प्रदेश सरकार का एक विज्ञापन छपा जिसमें योगी आदित्यनाथ की आदमकद तस्वीर के साथ एक फ्लाईओवर की तस्वीर भी छपी। कुछ ही देर में यह स्पष्ट हो गया कि जिस फ्लाईओवर को योगी के उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है वह दरअसल पश्चिम बंगाल का है। एक्सप्रेस समूह ने इस पर खेद जताया। दूसरी घटना है, बीते हफ्ते आयकर विभाग की एक टीम न्यूज लॉन्ड्री के दफ्तर पहुंची। 2 महीनों के भीतर ऐसा दूसरी बार हुआ। पहली बार जब आए थे तो उसे नोटिस का नाम दिया, दूसरी बार आए तो सर्वे का नाम दिया। खैर, आप कहेंगे कि इन दोनों घटनाओं से मैं सिद्ध क्या करना चाहता हूं। दोनों घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। विज्ञापन की मजबूरी ऐसी है कि इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान को खेद जताना पड़ता है ताकि भविष्य में विज्ञापन की कृपा बनी रहे। और दूसरी घटना का संदेश ये है कि सब्सक्रिप्शन के जरिए जो मीडिया खड़ा होगा उसके ऊपर सरकार का डंडा पड़ेगा। आयकर विभाग की टीम उसका दरवाजा खटखटाएगी। यह आपकी ताकत है जिसके सहारे बीते कुछ दिनों में हमने जनहित से जुड़ी वो तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं जिनके सामने आने से सरकारों को दिक्कत हो रही है। हमारा कामकाज पूरी तरह से साफ सुथरा है। हमारा लेन देन पूरी तरह से पारदर्शी है। हमारी पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ जनहित को ध्यान में रखकर होती है। हम पूरी तरह से विज्ञापन से मुक्त हैं। इसलिए इस वक्त में हमें आपके समर्थन की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा भरोसा पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुआ है। हम जनहित और देशहित की पत्रकारिता करते रहेंगे। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करके हमें मजबूत कीजिए। सरकार के इस सर्वे को हम अपनी जनहित वाली पत्रकारिता का सर्टिफिकेट मानते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री कोई बहुत भारी भरकम संस्थान नहीं है। हम बहुत सीमित संसाधनों में काम करते हैं। हमारी मंशा साफ है। इसके लिए अगर आयकर विभाग या कोई और सरकारी एजेंसी को हमारे पास भेजा जा रहा है तो बतौर नागरिक आपको भी सोचना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं। हमारे मुकाबले कई गुना बड़े ऐसे मीडिया संस्थान देश में हैं जिनके ऊपर निगरानी की सख्त ज़रूरत है। उन लोगों ने खबरों के नाम पर फेक न्यूज़, सांप्रदायिकता, नफरत को अपना पेशा बना लिया है। लेकिन सरकार इस रौरव नर्क से आंख मूंदे बैठी है। सरकार को अपने संसाधन उस दिशा में झोंकने की ज़रूरत है। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है जी। और मैं मानता हूँ, और ये मेरा कन्विक्शन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, मैं मानता हूँ डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है। मैं मानता हूँ मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए। एक मंच पर कुछ और दूसरे मंच पर कुछ और बोलने की वजह से बड़ी गड्ढमड्ढ पैदा हो रही है। रिलायंस समूह की एक कंपनी है हैथवे केबल।
यह कंपनी देश के दीगर हिस्सों में बड़े पैमाने पर केबल टीवी नेटवर्क का प्रसारण करती है। इसका मालिकाना हक रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के हाथ में है। अब अंबानी और मोदी जी के रिश्तों के बारे में हम क्या कहें, तो रिलायंस समूह की इस कंपनी ने अपने केबल प्रसारण से एनडीटीवी इंडिया का प्रसारण रोक दिया है। जी हाँ, सिर्फ न्यूज़ लॉन्ड्री का ही सर्वे नहीं किया जा रहा, जो भी सरकार बहादुर की आलोचना करेगा उसे देख लिया जाएगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, हैथवे केबल ने अपने पॉपुलर पैक से एनडीटीवी इंडिया को हटा दिया है। अक्सर बिजनेस की बारीकियों का बहाना बनाया जाता है, लेकिन यह मामला कुछ और है। जिस वक्त गोदी मीडिया हिंदुस्तान के लाखों लोगों के लोकतांत्रिक सपनों की हत्या कर रहा है, हम उसके दस्तावेज हर दिन जुटाकर आपके सामने रख देते हैं। रवीश कुमार अपने शो में यह अपील करते हैं कि उनका शो यूट्यूब पर भी उपलब्ध होता है, यहाँ नहीं तो वहाँ सही। शो तो आप कहीं पर भी देख सकते हैं, लेकिन इसका नतीजा जो होगा अंत में वह लोकतंत्र का बैंड बाजा और बारात टाइप होगा। दुल्हन सिर्फ एक को मिलेगी, बाकी लोग धुत होकर दूसरे की धुन पर सिर्फ नागिन डांस करेंगे। नागिन डांस से याद आया, बीते दिनों संघ समर्पित पत्रिका पांचजन्य के साथ पूरा भरतनाट्यम हो गया। लंबी क्रोनोलॉजी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो जमाने से जिस पांचजन्य को हम आरएसएस का मुखपत्र जानते समझते आ रहे थे, उसे पिछले दिनों आरएसएस ने एक झटके में अनाथ कर दिया। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रभारी सुनील आम्बेकर ने ट्विटर पर लिखा कि पांचजन्य संघ का मुखपत्र नहीं है। आम्बेकर ने यह बात कही और रौला कट गया। पांचजन्य वालों को काटो तो खून नहीं, ओ बेवफा बता दे क्यों दिल ये मेरा तोड़ा, करके ये बेवफाई कहीं का मुझे न छोड़ा, ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम। क्या इसी दिन रात के लिए पांचजन्य संघ के विचारों को आंख बंद करके आगे बढ़ाता रहा? खैर, आप इस विवाद की पूरी पृष्ठभूमि को समझिए। पांचजन्य ने साख और आघात शीर्षक से एक कवर स्टोरी को प्रकाशित किया। इसमें देश की प्रतिष्ठित आईटी कंपनी इन्फोसिस के ऊपर निशाना साधते हुए कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। कवर स्टोरी क्या है? बस असंबद्ध घटनाओं को जोड़ने के लिए कल्पना की भीषण उड़ान है। तथ्य तह में और कल्पना सतह पे। लेख कहता है, इन्फोसिस के एचआर विभाग में मार्क्सवादियों का वर्चस्व है। इन्फोसिस आत्मनिर्भर भारत अभियान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इसे ऊंची दुकान, फीका पकवान और संदिग्ध चरित्र वाली कंपनी बताया गया। इतना ही नहीं, भानुमति ने अपना ईंट और रोड़ा कहां कहां से जोड़ा है, इसका एक उदाहरण देखिए। लेख कहता है, इन्फोसिस देश विरोधी फंडिंग करता है। यह ऑल्ट न्यूज़, द वायर, स्क्रॉल जैसी उन तमाम मीडिया आउटलेट्स को फंडिंग करता है जो नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हैं। इस तरह से इन्फोसिस स्वतः ही देश विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक हो जाता है ना दूर की कौड़ी। पांचजन्य का संघ से नाविनाल संबंध है। सुनील आम्बेकर की बात मानकर अगर कोई इस सच्चाई से आंख मूंद लेता है तो वह या तो मूर्ख है या मासूम है। इस रिश्ते का सबसे ताज़ा घटनाक्रम 6 सितंबर का है। जी हाँ, बस एक हफ्ते पहले का। उस दिन नई दिल्ली स्थित मयूर विहार एक्सटेंशन में पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के नए कार्यालय की शुरुआत हुई। इसका उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने जो कहा वह भी सुनिए। संघ के 3 शीर्ष लोगों में शामिल वैद्य कहते हैं, राष्ट्र प्रेमी शक्तियां मजबूत न होने पाएं, इसके लिए राष्ट्र विरोधी तत्व हर स्तर पर प्रयासरत हैं। भारत में राष्ट्र विरोधी विचारों को प्रभावी नहीं होने देना है। यह एक तरह से धर्म युद्ध है और पांचजन्य धर्म युद्ध का शंखनाद है। यह सिर्फ एक दिन पहले की बात है जब सुनील आम्बेकर ने पांचजन्य से किनारा किया था। पांचजन्य के पहले संस्थापक संपादक अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्हें गर्व से यह पत्रिका बताती है कि पहला स्वयंसेवक जो भारत का प्रधानमंत्री बना। अपने अबाउट अस के सेक्शन में पांचजन्य जनसंघ के एक और नेता का नाम लिखता है जिसे प्रेरणा स्रोत कहा जाता है। वह नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पांचजन्य के तमाम संपादकों के नाम इस बात के प्रमाण हैं कि उसका संघ से कितना करीबी रिश्ता है, लेकिन संकट में पल्ला झाड़ लेना संघ की फितरत है। दरअसल संघ ने 80-90 सालों में पल्ला झाड़ने को बतौर कला के रूप में विकसित कर लिया है। जैसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संघ ने आधिकारिक रूप से पल्ला झाड़ दिया। गांधी की हत्या एक स्वयंसेवक ने की तो संघ ने उससे पल्ला झाड़ दिया। संघ के एक प्रचारक इंद्रेश कुमार का नाम आतंकवाद के आरोपों से जुड़ा तो संघ ने पल्ला झाड़ लिया।
अब संघ ने पांचजन्य से पल्ला झाड़ लिया है। यह एक रणनीति है और बहुत कारगर सफल रणनीति है। इसके लिए पूरे देश को संघ को बधाई देनी चाहिए। खैर, पांचजन्य की कवर कथा से हुआ यह कि देश के उद्योग जगत में एक किस्म का डर पैदा हो गया, लेकिन मारे भय के कोई बड़ा उद्योगपति नारायण मूर्ति के समर्थन में सामने नहीं आया। एक तरफ मोदी जी रोजाना नई नई योजनाएं ला रहे हैं ताकि उनका मेक इन इंडिया पटरी पर आ जाए, लेकिन उनके आनुषंगिक मोदी जी को ही पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। बाहर से कोई नया निवेशक आ नहीं रहा। पूर्व में जो बाहर से आए थे वह भी अब अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। फोर्ड मोटर्स ने भारत में अपना कारोबार बंद करने की घोषणा की है। देश के भीतर जो ठीक ठाक कंपनियां हैं उन्हें पांचजन्य वाले निपटाने में लगे हुए हैं। घर फूंक कर तमाशा देखने की क्या शानदार रेमेडी है। नतीजा आपके सामने है। मेक इन इंडिया का जो हुआ सो हुआ, लेकिन बेरोजगारी की दर तेजी से बढ़ रही है। जहां 10 करोड़ रोजगार मुहैया कराने की बात थी, वहां पर 2 करोड़ 4 लाख नौकरियां चली गई। और मैं कोरोना काल को इसमें जोड़ नहीं रहा हूं। मैं जनवरी 2020 तक का आंकड़ा दे रहा हूं। 2020 तक, 2015 से 2020 2 करोड़ 40 लाख नौकरियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चली गई। 1 करोड़ 10 लाख गई कोरोना के टाइम पर, उनको मैं अभी जोड़ नहीं रहा। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट हिंदी से है, जिसे संवाददाता शादाब मोइजी ने बिहार के दरभंगा जिले से किया है। यहाँ कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए हर दिन भारी भीड़ उमड़ रही है। न सोशल डिस्टेंसिंग के मायने हैं, न कोरोना संबंधी व्यवहार का कोई लिहाज है। लोगों को व्यवस्थित करने के लिए न तो कोई तंत्र है, न कोई जागरूकता है। यहाँ पर आप लोग को सरकार की तरफ से या कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं है तो इस भीड़ को कंट्रोल किया जाए। कोई सुविधा कोई नहीं, किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। क्या दिक्कतें क्या आ रही है आपको? हाँ, दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत है कि कोई यहाँ सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है। वो सोचते हैं हम ग्रामीण हैं, वो सोचते हैं हम ग्रामीण हैं, कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं। एक दिन में कितना वैक्सीन दे रहे हैं आप लोग, कितने लोगों को? 2 लाख का डोज वहाँ से आता है। जैसे आज के डेट में यहाँ 500 लोगों को डोज देना है, पर अभी 300 प्लस पड़ चुका है। और अभी भीड़ की वजह से हम लोग अभी रोके हुए हैं काम। भीड़ जब धीरे हो जाता है, धीमी हो जाती है, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। कुछ यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा था, लेकिन पब्लिक जो है अंदर जाकर के जो हमारा स्टाफ वैक्सीनेशन कर रही थी, उस पर जाकर के सब भीड़ जो है जमा हो गया और वैक्सीनेशन करने से रोक दिया। पहले के चक्कर में, और इतना ज़्यादा अंदर भीड़ है कि हमारा स्टाफ को वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहा है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।